आज हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो अपना चैप्टर है, यानी कि आप लोगों की क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसको आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर। तो आज हमें देखना है कि वो सॉल्यूशंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सॉल्यूशन होते हैं तीन टाइप के, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे भाई ये सॉल्यूशन चैप्टर तो ठीक था, सॉल्यूशन चैप्टर नहीं, मतलब हम क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूशंस के टाइप पढ़ रहे थे। अब ये सॉल्यूशन इतना तो समझ में आता है भाई, नींबू पानी बना दिया तो वो एक सॉल्यूशन बन गया, पर अब ये तीन नाम क्या क्या हैं तो इनको भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ में। बस नाम थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं पर हैं बहुत आसान। मतलब ट्रू सॉल्यूशन तो आपका वही नींबू पानी हो गया, या पानी में चीनी मिला दी। एक हमने पढ़ा था कि आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने सैंड डाल दी, यानी कि रेत डाल दी। तो जब आपने पानी के अंदर रेत डालने की शैतानी करी थी, यानी सैंड इन वाटर वाला जो एग्जाम्पल था वो था हमारा सस्पेंशन का, क्योंकि रेत कहां हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। अच्छा, एक अच्छा काम कर लिया था, नींबू पानी बना लिया था, फिर पानी में मिट्टी भी डाल दी थी, यानी सैंड भी डाल दिया था। तीसरा हमने काम करा, दूध। दूध किसी को पीना पसंद नहीं होता असल में, और खासकर भैया ये क्लास 9 वाले बच्चे तो ऐसे ही भागते हैं दूध से दूर। सो हमें देखना है कि जो दूध है, दूध किसका एग्जाम्पल है, मिल्क है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो सॉल्यूशन ही तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। नींबू पानी वाले सॉल्यूशन को आपने अलग नाम दे दिया, जब आपने मिट्टी डाल दी थी या फिर रेत डाल दी थी, यानी जो सैंड इन वाटर था वो उसका एक अदर एग्जाम्पल हो गया। मिल्क वाला एग्जाम्पल हमने एक और ले लिया। साथ में ही जो इतने अच्छे अच्छे वाले एग्जाम्पल होते हैं ना, जैसे आप सबने धुंध सुनी होगी, यानी फॉग हो गया आपका, और क्या हो गया, हम बात करें भाई जो स्मोक हो गया, धुआं हो गया, क्लाउड्स हो गए, ठीक है, जो पेंट हो गया, ये सबके सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, खैर उनके बारे में बाद में बात करेंगे। है आपकी क्लास के अंदर एक टेबल बनाई हुई है और उस टेबल के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। सो अब पूरी उस आगे तक बात पर जाने से पहले जरा देख लेते हैं कि होता क्या है इन तीनों के अंदर अलग अलग। सो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा ये होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। हमने दो टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। सो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है ये होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और आपका सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी नींबू पानी तो एक अच्छे वाला था भाई, वो तो कैसा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। कहीं से भी टेस्ट करके देख लो, नींबू पानी एक जैसा ही आपको फील होएगा। फील मतलब कि टेस्ट, अरे मीठा हर जगह से एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, ठीक, आप बोलोगे भाई दूध भी एक जैसा ही लगता है वैसे तो, पर दूध क्या है आपका एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। देखने में हमें लगेगा भाई होमोजीनियस है, सारी जगह से एक जैसा ही तो टेस्ट कर रहा है, पर नहीं, कोलाइडल जो आपके पास में सॉल्यूशंस होते हैं वो दिखते होमोजीनियस की तरह हैं, पर होते असल में क्या है, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, दूध को लेकर आज तक कंट्रोवर्सी है, क्यों आधों को पसंद है, कुछ आधों को क्यों नहीं पसंद है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जो कोलाइडल है दिखते होमोजीनियस है पर असलियत में क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, यानी कोलाइडल कैसे हो जाएंगे आपके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सस्पेंशन होते हैं तो होते ही हेट्रोजीनियस है, रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, तो अलग अलग हो गए ना, ऊपर पानी पानी है, नीचे क्या है, रेत है आपके पास में। आगे अगर हम बात करें, यानी कि सैंड है, सेकेंड पॉइंट है आपका कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, यानी कि लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। 1 नैनोमीटर को ही बोला जाता है 10 की पावर -9 मीटर, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। खैर सिर्फ इतना भी याद रख सकते हो आप, 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा साइज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का, और कोलाइडल सॉल्यूशन से भी बड़ा साइज होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स का। वैसे तो इनकी अलग अलग रेंजेस भी होती है, बट अपने एनसीईआरटी के अंदर तो दी नहीं हुई है। ठीक है, सो जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे इसके पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर, या
यानी 10 की पावर -9 मीटर। जो कोलाइडल होता है इनका साइज ट्रू वालों से बड़ा होता है, और जो सस्पेंशन होते हैं इनका साइज कोलाइडल वाले पार्टिकल से भी बड़ा होता है, यानी ट्रू से तो दोनों ही बड़े हैं। ट्रू पार्टिकल जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल हैं वो दोनों से ही छोटे हैं कोलाइडल और सस्पेंशन से। अरे देखो भैया सीधा सा याद रखो, ट्रू के सबसे छोटे, उसका बड़ा भाई कोलाइडल और उसका भी बड़ा भाई कौन है, सस्पेंशन है। ठीक है, तो सबसे छोटा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, फिर सस्पेंशन का, फिर कोलाइडल का, इससे बड़ा ये, इससे भी बड़ा वो वाला हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज छोटा होने की वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है। जबकि मैंने बताया था कि ट्रू का बड़ा भाई कोलाइडल और उसका बड़ा भाई सस्पेंशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट के पार्टिकल्स को क्या कर सके, स्कैटर कर सके। और हमने कल इसके जो वीडियो थी यानी फर्स्ट वाली, यानी जो हमने कल रिकॉर्ड करी थी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो लाइट को स्कैटर करते हैं, जब लाइट देखो, जब लाइट के पार्टिकल्स को यानी कि जो लाइट है उसको स्कैटर करता है कोई पार्टिकल, तो जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। यानी जब लाइट स्कैटर होती है पार्टिकल्स के द्वारा तो उसको क्या कहा जाता है, टिंडाल इफेक्ट। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि हमारी हवा के अंदर यानी एयर के अंदर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो जैसे ही लाइट उन डस्ट पार्टिकल के ऊपर गिरती है तो लाइट हो जाती है स्कैटर, और उसको क्या कहा जाता है, टिंडाल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बात। तो आगे अगर हम बात करें तो ये भी हो गया, तो ये लाइट के पार्टिकल को स्कैटर नहीं करेगा, मतलब लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे इसके पार्टिकल्स। कोलाइडल जो सॉल्यूशन है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, और सस्पेंशन वाले भी स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करते, कोलाइडल और सस्पेंशन आपका टिंडाल इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आपने क्या लिया, नींबू पानी बना दिया। ठीक है, अब आपने सोचा भाई इसमें नमक ज्यादा हो गया है तो मैं इसको ना छलनी से छान के या फिर फिल्टर करके ना अलग कर लेता हूं। पॉसिबल ही नहीं है, हो गया तो भाई हो गया ज्यादा। तो यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप फिल्टर करके अलग अलग नहीं कर सकते। यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग अलग नहीं हो सकते, यानी कि इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं इनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते वैसे तो फिल्ट्रेशन से, पर ये तो भाई बड़ा भाई था उसका, तो कुछ ना कुछ खासियत तो होगी। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पर शायद क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा आपको। ठीक है, तो एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से आप कोलाइडल के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। फिल्ट्रेशन के मेथड से तो हम अलग नहीं कर सकते कोलाइडल के पार्टिकल को, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। अब भाई ये सेंट्रीफ्यूगेशन इतना लंबा सा नाम है, होता क्या है, तो देखो जब घर पे क्या होता है, हमें मक्खन निकालना है भाई, अब खुद तो हम निकाल लेंगे नहीं, मतलब खुद तो आप लोग निकालोगे नहीं, बोलोगे भाई आज तो परांठे खाने का मन है तो भाई मक्खन निकाल कर दे दो। तो क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं ग्राइंडर से दही के अंदर जब हम ग्राइंडर चलाते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, मक्खन आ जाता है। तो उसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। यानी कि जब किसी सॉल्यूशन को बहुत तेजी से घुमाया जाए और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऊपर आ जाएं तो वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से आप कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, पर फिल्ट्रेशन से नहीं। तो ये थी ट्रू सॉल्यूशन का जो बड़ा भाई है कोलाइडल, इसकी एक खासियत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो हमें पता है कि जो सैंड होती है नीचे बैठ जाती है ना, तो आप फिल्टर करोगे, साफ पानी अलग, रेत अलग हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं, किनको, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को। ठीक है, यहां तक की बात। आगे बात करते हैं।
उसके बाद है कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं डज नॉट सेटल डाउन, यानी कि अगर आपका कोई ट्रू सॉल्यूशन है, आप नींबू पानी को 1 घंटे के लिए रखो, 2 घंटे के लिए रखो, चलो भाई भूल गए पूरे 1 दिन के लिए भी रख दिया तो भी चीनी नीचे और नींबू ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसका मतलब कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब या कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो एक अच्छा बच्चा है, यानी कि स्टेबल है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। ठीक है, अब दूध हमें पिलाया जाता है ताकि हम अच्छे बच्चे बन जाएं। जो कोलाइडल है आपके पास में, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी नीचे नहीं बैठते, दूध के पार्टिकल्स भी नीचे नहीं बैठते। असल में दूध के अंदर क्या होता है? फैट होता है, प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर कभी देखा है कि वो अलग अलग बैठ गई हो? नहीं बैठती ना। कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी सेटल डाउन नहीं होते हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन तो पता ही है, सैंड नीचे पानी ऊपर। ठीक है, तो वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कोलाइडल जो सोल्यूशन है वो भी स्टेबल है, ट्रू सोल्यूशन है वो भी स्टेबल है क्योंकि नीचे नहीं बैठते। पर आपके पास जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशंस के बारे में बात हमने कर ली। आगे बात करते हैं, तो आगे हैं कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स। जैसे हमने सोल्यूशन तो पढ़ लिया, अब सोल्यूशन बना किसका था ये भी तो सोचना है ना। तो सोल्यूशन आपका बना होता है 2 चीजों से, जिसमें से एक को बोला जाता है सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। यानी कि सोल्यूशन के अंदर होते हैं 2 कंपोनेंट, जिसमें से एक को बोला जाता है सॉल्यूट और दूसरे को क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा कौन कौन सोल्यूशन के अंदर? भाई सोल्यूशन था, बन गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, पर कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? तो जैसे आपने पानी लिया, पानी तो 1 गिलास लिया, उसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच आपने चीनी डाली, तो चीनी कम थी ना, तो जो चीज कम अमाउंट के अंदर डलती है वो कहलाती है सॉल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है वो क्या कहलाती है? सॉल्वेंट। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। ठीक है, वैसे मेन डेफिनेशन क्या होती है? जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट के अंदर वो क्या होता है? आपका सॉल्यूट होता है। ठीक है, यहां तक की बात, आगे भी चलें आप। ठीक है भाई, सॉल्यूट सॉल्वेंट तो हो गया, चीनी और पानी। आगे बात करते हैं, 2 नाम मैंने लिखे हुए, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब भैया ये तो बहुत अच्छी चीज है, कैसे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? पानी लिया, 2 चम्मच चीनी डाली, मन कर गया भाई 2 और डाल देता हूं, फिर मन कर गया और डाल देता हूं, और डाल दी। जब तक वो चीनी उस पानी के अंदर घुलती जा रही है तब तक तो वो सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्या था? जब तक चीनी उस पानी के अंदर घुलती जा रही है तब तक तो वो सॉल्यूशन कैसा था? अनसैचुरेटेड। पर जब वो चीनी उस पानी के अंदर घुलनी बंद हो गई, भाई बहुत मान ली मैंने तो तेरी, पर अब मैं नहीं घुलूंगी इसके अंदर, चीनी ने ऐसा बोला, तो अब क्या हो जाएगा कि जब तक चीनी पानी के अंदर घुल रही थी तब तक तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। जब पानी के अंदर चीनी घुलनी बंद हो गई तो वो कैसा हो गया? सॉल्यूशन सैचुरेटेड। यानी जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता रहता है तब तक तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? अनसैचुरेटेड। जब वो सॉल्यूशन के अंदर no more solute can be dissolved, ऐसे बोलेंगे हम, when no more solute can be dissolved then the solution is called unsaturated solution. When no more solute can be added to a solvent then it becomes saturated solution, or the point up to which the solute is getting dissolved in the solvent, at that time या up to that time the solution is called अनसैचुरेटेड। यानी जब तक घुलती रहेगी तब तक अनसैचुरेटेड, जब घुलना बंद सॉल्यूट तो वो कैसा हो गया? आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करें तो अब एक बात और है, सॉल्युबिलिटी। भाई सॉल्युबिलिटी भी इनकी बहन है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कराया वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। जितनी अमाउंट किसी सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन के अंदर आपने डिसॉल्व कराई वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। साथ में ही एनसीईआरटी वालों ने एक एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वर्ड भी ऐड करा है, यानी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती या
पड़ती है। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी है जितनी चीनी आपने डाली उस सोल्यूशन के अंदर वो क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, जितनी चीनी डाली, ठीक है। और वो जब तक घुल रही है, जब घुलना बंद हो गई वो चीज अलग थी। तो जितनी अमाउंट सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाती है? आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, फिर है जो कोलाइडल सॉल्यूशन था अपना, कोलाइडल सॉल्यूशन के भी दो हिस्से होते हैं, यानी दो कंपोनेंट से बना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें से एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। सो डिस्पर्स्ड फेज कम वाला, डिस्पर्स्ड मीडियम ज्यादा वाला। तो डिस्पर्स्ड फेज होता है जो कम अमाउंट के अंदर होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम ज्यादा अमाउंट के अंदर। जैसे समझो अगर हम धुंध की बात करें, फोग हो गई, तो फोग क्या होती है असल के अंदर कि जो एयर होती है ना उसके अंदर पानी की बूंदें होती हैं, यानी जो आपकी हवा है, एयर है, उसके अंदर पानी की बूंदें होती हैं, पर हवा तो बहुत सारी है, पानी की बूंदें थोड़ी थी। तो यानी जो चीज आपकी थोड़ी अमाउंट के अंदर थी तो वो तो क्या कहलाती है? डिस्पर्स्ड फेज। और जो ज्यादा अमाउंट के अंदर थी वो क्या कहलाएगी? डिस्पर्स्ड मीडियम। ये समझने के लिए था। अब देखो डिस्पर्स्ड मीडियम तो वो होता है, देखो डिस्पर्स्ड मीडियम तो क्या होगा आपका? ज्यादा वाला, डिस्पर्स्ड फेज कम वाला। जैसे अगर फोग की बात करें तो फोग के अंदर गैस तो क्या थी आपकी, यानी एयर बोल रही थी मैं, मतलब गैस क्या है? एयर एक तरीके से गैसेस का मिक्सचर ही तो है। तो जो आपकी गैस हो गई वो तो क्या है? डिस्पर्स्ड मीडियम है। उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल, यानी क्या जो आपके डस्ट पार्टिकल तो नहीं, डस्ट पार्टिकल तो स्मोक के अंदर आ जाएंगे। स्मोक का एग्जांपल भी क्या है? जो आपका धुआं होता है ना, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके अंदर क्या होती है? गैस तो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, जो आपके पास स्मोक के पार्टिकल होते हैं, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? फेज होते हैं, ठीक है। तो हम तो फोग का एग्जांपल पढ़ रहे थे। तो फोग क्या होता है? डिस्पर्स्ड मीडियम तो गैस है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपका? लिक्विड है, ठीक है। जब अगर हम धुएं की बात करें, जैसे स्मोक की बात करें या डस्ट की बात करें, तो उसमें क्या है? डिस्पर्स्ड मीडियम आपका एयर है, या फिर आप गैस बोलोगे क्योंकि फेज बतानी है। तो डिस्पर्स्ड मीडियम तो गैस हो गया, और जो सॉलिड है यानी जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं या स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। यहां तक की बात। अच्छा जी, अब जरा मिल्क का और देख लें। तो मिल्क भी क्या है आपका? एक कोलाइडल सॉल्यूशन था, और मिल्क के अंदर भी डिस्पर्स्ड मीडियम तो लिक्विड होता है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी जो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वो क्या है? उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। तो आज हम करेंगे इतना ही ये वाला चैप्टर, तो उसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।